पीस। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं आप लोगों का एआई ट्रेनर हूँ। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ इस इंट्रोडक्शन टू एआई के कोर्स में, जो कि डिजिटल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ऑफ़र किया जा रहा है। इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो मेरा एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन ये है कि मैं करंटली एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर एक यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से था नहीं। मैं ओरिजिनली जब मैंने शुरू करा तो मैंने उस वक्त अपना मास्टर्स कंप्लीट करा था। मैंने मास्टर्स कॉमर्स में किया है और मेरा मेजर फाइनेंस था। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था, लेकिन देन आई रियलाइज़ कि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। और एक बहुत मशहूर हस्ती हुआ करते थे, मैल्कम एक्स। ये यूएस सिविल राइट्स के लिए बहुत इन्होंने आवाज़ उठाई। ये मुसलमान हुए, इन्हें शहीद कर दिया गया। तो इनका एक कोट है, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। इस कोट ने मुझे बहुत इंस्पायर करा कि मुस्तकबिल उनका है जो आज से उसकी तैयारी कर लें। और जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती जा रही है, उसकी तरफ बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं कि आहिस्ते आहिस्ते इस दुनिया में कोई ऐसी फील्ड नहीं होगी जिसे टेक्नोलॉजी ने इम्पैक्ट नहीं करा, और कंटिन्यूसली डिस्ट्रप्शन होती जा रही है थैंक्स टू दी वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ एआई नाउअडेज़। तो उस वजह से क्या हुआ कि मैंने पाइथन से शुरुआत करी, एज अ प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करा। हमारे यहाँ सर ज़िया हैं, PIAIC के फाउंडर हैं। सर सैयद यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ़र करते थे, तो वहाँ से स्टार्ट लिया। और फिर मेरी कारकर्दगी को देखकर मेरे जो टीचर्स हैं उन्हें इतना पसंद आ गया कि उन्होंने मुझे अपने साथ एज अ टीचिंग असिस्टेंट रख लिया। उनके साथ सीखा। फिर वहाँ से PIAIC का जब फाउंडेशन को लेकर गया, तो उस वक्त मैंने PIAIC को ज्वाइन करा एज द यंगेस्ट मेन फैकल्टी मेंबर फॉर द AI फैकल्टी। तो ये मेरा शर्फ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उन लोगों के साथ पढ़ाया। डॉक्टर नुमान साहब हैं, आपके सर नासिर हैं, सर कासिम हैं, इन जैसे अजीम लोगों के साथ पढ़ाने को मौका मिला। और माशाल्लाह तकरीबन PIAIC में हमने मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा पोर्टफोलियो है। यहाँ से शुरुआत हुई, फिर फ्रीलांस में काम करा। आगा खान कम्युनिटी में एज अ नॉन आगा खानी पढ़ाने का शर्फ मिला। तो इस तरह जर्नी कंटिन्यू रहा और अब आप लोगों को डिजी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ। अब कोर्स के बारे में बात शुरू करते हैं। तो कोर्स क्या है? तो कोर्स बहुत सिंपल सा है। मेरा एम ये है कि इस कोर्स में जितना हो सके आप लोगों को एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर बना दूँ। एंड टू एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर ये मेरा खुद का ड्राइव वर्ड है। बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है एंड टू एंड एप्लीकेशन, जिसमें आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द वेरी एंडिंग, यानी कि आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेकर प्रोजेक्ट की डिलीवरी तक का सारा काम करते हैं। ठीक है, ये एक एंड टू एंड एप्लीकेशन होती है। तो मेरा गोल इस कोर्स के ज़रिए ये है कि आप लोगों को AI से इस हद तक इंट्रोड्यूस कराया जा सके कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप अपनी खुद की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें। ठीक हो गया? अच्छा जी, इस कोर्स को लेने के फ़वाइद क्या क्या हैं? इस कोर्स को लेने का एक सिंपल सा फ़ायदा ये है कि इस वक्त करंटली ये प्रेडिक्ट करा गया है कि मैकेंसी ने कि तकरीबन 2030 तक जो AI की मार्केट होगी वो ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। ठीक हो गया? फिर आपके पास अभी आज ही मैंने पढ़ा कि US लेबर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है कि US का एक ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। तो उसकी एक रिपोर्ट है कि डेटा साइंस की जो जॉब है वो 31% ग्रो करी है। ठीक है, और इसे 21st सेंचुरी की फोर्ब्स मैगज़ीन ने कहा है द सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ द 21st सेंचुरी। तो इसका बहुत स्कोप है। ठीक है, और फिर जिस तरह से इंटरनेट का यूज़ फैल रहा है और हम सोशल मीडिया, थैंक्स टू दी कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल मीडिया, कि हम जितना यूज़ कर रहे हैं तो डेटा कंटिन्यूसली जनरेट हो जा रहा है। तो ये जो इनॉर्मस डेटा है, इसको देखते हुए जो एनालिसिस होता है, इससे जो इंसाइट्स ली जाती हैं, वो हम इस कोर्स में कोशिश करेंगे सीखने की कि कैसे हम ये सब कर सकते हैं। अच्छा, एक बुनियादी सा फ़र्क है, इसके बाद हम अपना कोर्स क्यूरिकुलम डिस्कस करेंगे।
कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में एक बहुत ही बुनियादी सा फ़र्क ये है कि डेटा साइंस का ताल्लुक सॉल्यूशन से ज़्यादा इंसाइट्स से होता है कि इससे बिज़नेस को क्या फ़ायदा हो सकता है, और मशीन लर्निंग का ताल्लुक इंसाइट से ज़्यादा सॉल्यूशन के साथ होता है कि हम कितना बेहतरीन सॉल्यूशन बना सकते हैं। अच्छा, डिजी पाकिस्तान का गोल ये है कि हम पाकिस्तानी यूथ को इस कदर एम्पावर कर दें कि इन्हें नॉट ओनली एट द वेरी नेशनल लेवल बट आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर भी काम मिल सके और आप लोग अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा सकें, ताकि पाकिस्तान से मास अनएम्प्लॉयमेंट जो आजकल है ये ख़त्म हो सके। ठीक हो गया। तो हमारा एम ये है कि आप लोगों को इस काबिल बना दें कि आप लोग एक ऑलराउंडर हों, कि फिर कहीं पर भी आप अप्लाई करें तो आप लोगों को ये कह सकें हाँ इसे पता है, इसे काम भी आता है, बहुत इन डेप्थ ना भी हो तो इसे ये आइडिया है कि होता क्या है। जब आप लोग एक दफ़ा एम्प्लॉयर को इस तरह सेटिस्फाई कर पाएंगे ना, तो आप लोग देखिएगा कि एम्प्लॉयर्स को पता है कि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, हर कंपनी की एक अलग कल्चर होता है, हर कंपनी का एक अलग कल्चर होता है, एक अलग साइकी होती है, तो उसके हिसाब से वो मोल्ड हो जाएगा। लेकिन टू हैव अ डोमेन नॉलेज ये बहुत ज़रूरी है। तो इस कोर्स में हमारा एम ये होगा कि आप लोगों को इस काबिल बनाया जा सके। ठीक हो गया कि इंशाल्लाह आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और पाकिस्तान के लिए इनकम जनरेट कर सकें इंशाल्लाह वो चीज़। बाकी बात करते हैं क्यूरिकुलम के हवाले से। तो क्यूरिकुलम की ये जो फ़ाइल है ये आप लोगों को शेयर करा दी जाएगी। मैं फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो हमारी शुरुआत होगी इंट्रोडक्शन टू पाइथन से। ठीक है, पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इस तरह की दूसरी भी लैंग्वेजेस हैं। पाइथन को चूज़ करने का एक बुनियादी मकसद ये है कि पाइथन सबसे आसान लैंग्वेज कंसिडर करी जाती है। ठीक है, मैच्योर लैंग्वेजेस में। और फिर एक दूसरा बुनियादी मकसद ये भी है कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी डेटा साइंस और एआई के अंदर। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास ये चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन के अंदर। हम वेरिएबल्स, फंक्शंस, लॉजिक एंड कंडीशनल एक्सप्रेशंस, इटरेशंस। आप लोगों को इसमें अभी इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इतना सारा करिकुलम है। स्टेप बाय स्टेप स्लोली हम लोग इंशाल्लाह अज़ीज़ कवर अप कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन में पढ़ेंगे। अच्छा, पाइथन प्रोग्रामिंग एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग है। ठीक है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग से मतलब ये होता है कि ये ना सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस को डील करता है बल्कि ये बहुत सारे पर्पसेस पर यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो एक पर्पस हमारा इस्तेमाल करने का ये होगा कि हम एआई और डेटा साइंस की एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं यूजिंग पाइथन। लेकिन पाइथन को आप बैकएंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए जेंगो है, फ्लास्क है, ये फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। ठीक है, पाइथन को आप यूआई के लिए भी यूज़ कर सकते हो, टीके इंटर है, इस तरह से। तो हमारा जो प्राइमरी गोल होगा वो क्या होगा कि हम एआई और डेटा साइंस की तरफ अपना फोकस रखेंगे। हम थोड़ा बहुत टच करेंगे बैकएंड को, लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस ज़्यादातर जो कोर्स का पार्ट है वो एआई की तरफ होगा। ठीक, फिर आप सीखेंगे डेटा रैंगलिंग एंड विजुअलाइजेशंस। ठीक है, तो डेटा रैंगलिंग क्या होती है, आप किस तरह डेटा को प्री प्रोसेस कर सकते हो, डेटा को इस फॉर्म में ला सकते हो कि उसके ऊपर आप मशीन लर्निंग की जो मॉडल्स हैं मशीन लर्निंग के उन्हें अप्लाई कर सको। और फिर आप किस तरह से डेटा को विजुलाइज़ कर सकते हो कि क्या पता विजुलाइजेशन के ज़रिए से बहुत सारी दफ़ा आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हम देखेंगे वक्त के साथ साथ कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, किस तरह हम विजुलाइज़ करते हैं, किस तरह हमारा डेटा फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद हम एक छोटा सा इंट्रो लेवल का हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स को, कि प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स जो आप यूजुअली यूज़ करते हैं हमारे एआई और डेटा साइंस के काम में। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का ज़्यादातर काम मशीन लर्निंग से ज़्यादा जो होता है वो होता है डेटा साइंस की तरफ। ठीक है, ये आपको इंसाइट्स में मदद देता है। ठीक, अच्छा जी, इसमें हम चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि एस्टिमेटिंग मीन्स, स्टैंडर्ड एरर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जी स्कोर्स, पैरामीटर एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और इस तरह से फिर बहुत सी चीज़ें। फिर हम बहुत ही बारीक से एक इंट्रो लेंगे वेब स्क्रैपिंग का, कि आप किस तरह से डेटा को स्क्रैप कर सकते हो वेबसाइट से। ठीक है, और आप उसे डेटा को गैदर करके अपने पास लोकली स्टोर कर सकते हो। फिर ऑफ कोर्स हम क्लीनिंग एंड इंस्ट्रक्शन डेटा देखेंगे,
डीलिंग विद मल्टीपल डेटा सोर्सेज, डेटा मंचिंग इन पांडास। ओके, तो पांडास और नंपाई अभी ऊपर जिक्र था, ये दो मेन लाइब्रेरीज हैं जो कि हम यूज़ करेंगे प्री प्रोसेसिंग के लिए डेटा की। और फिर इसके बाद हम एसक्यूएल का भी एक इंट्रो लेंगे, ठीक है। हम बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे एसक्यूएल को, लेकिन हम एक बेसिक इंट्रो ले लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आप सब लोगों को इसी बात पे रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें कि जितना हो सके आप अपनी ज़ात से भी एसक्यूएल पे बहुत फोकस करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी दफ़ा मेरा ज़ाती तजुर्बा ये रहा है कि जिन लोगों को एसक्यूएल आती है, ठीक, और उन्हें अगर उनके मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है या उनका वाइड वैरायटी ऑफ नॉलेज नहीं भी है, तब भी उन्हें जॉब आसानी से मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि देखें, आपको बुनियादें आपकी मजबूत होनी चाहिए। बाकी की जो इमारत है वो सब ये समझते हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान खुद ब खुद डेवलप कर ही लेता है। अच्छा जी, फिर हम मशीन लर्निंग की तरफ आ जाएंगे, हमारा प्राइमरी गोल। तो मशीन लर्निंग में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, बेसिक मशीन लर्निंग से लेकर मिसाल के तौर पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। फिर आपके पास यहाँ पर आते हैं तो आपके पास साइकिट इंट्रोडक्शन टू साइकिट लर्न। साइकिट लर्न एक मेन लाइब्रेरी है जो कि हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसे साइकिट लर्न को आप फ्रेमवर्क कह सकते हैं। अच्छा, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में एक फ़र्क ये होता है कि फ्रेमवर्क बहुत सारी लाइब्रेरीज़ का एक मजमुआ होता है, ठीक है। तो हम साइकिट लर्न के ऊपर पहले काम करेंगे। फिर इसके बाद आप कैटेगोरिकल डेटा, इम्प्यूटेशन माने कि आप किस तरह डेटा के अंदर फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग एल्गोरिथम्स, सिर्फ तुक्के लगा के नहीं, एल्गोरिथम्स से भी, ठीक हो गया जी। फिर फीचर इंजीनियरिंग, एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम KNN पे आ जाएंगे, ठीक है, के नियरेस्ट नेबर्स। फिर इसके बाद हम NLP पे आ जाएंगे कि आप NLP में स्पेसी बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, ठीक है। तो फिर आप डिसीजन ट्रीज़, फीचर इंपॉर्टेंस पे, ये SVM पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्लस्टरिंग को देखेंगे, टाइम सीरीज़ को पढ़ेंगे, डायमेंशनलिटी रिडक्शन को पढ़ेंगे, ये क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस PCA क्या होता है, किस तरह हम कर सकते हैं। फिर एनॉमली डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारा फोकस होगा डिप्लॉयमेंट पर। अच्छा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी दफ़ा क्या होता है AI में, डेटा साइंस में, या फिर इसी तरह की दूसरी फील्ड्स में भी, मिसाल के तौर पे ब्लॉकचेन के अंदर, और अक्सर तो ऐसा होता है सॉफ्टवेयर साइड पर भी कि डेवलपर्स डेवलप तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें डिप्लॉयमेंट नहीं आती है। अच्छा, मैं पर्सनली ये मानता हूँ और इस पर रिसर्च भी है कि AI के अंदर गालबन एक रफ़ एस्टिमेट है कि ऑलमोस्ट 80 to 90% जो गिटहब रिपोजिटरीज़ गिटहब पर रखी हुई हैं जो AI से रिलेटेड हैं, वो कभी डिप्लॉयड ही नहीं हुई, वो बस रखी हुई हैं वहाँ पर, उन्हें कभी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करा गया। अच्छा, एक सोल्यूशन जिसे कभी प्रैक्टिकली अप्लाई ना करा जा सके या अप्लाई ना करा गया हो, वो मेरे नज़दीक किसी काम का नहीं है, ठीक है, जब तक वो किसी को कोई काम नहीं दे रहा। तो हम फिर डिप्लॉयमेंट सीखेंगे कि आप किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं चीज़ों को जो आप अपना सोल्यूशन बनाएंगे। हम फ्लास्क को सीखेंगे, गेट रिक्वेस्ट क्या होती हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती हैं। फिर आप हीरूको, एक आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप उस पर किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक तरह का वेब सर्वर दे देता है, आप उस पर डिप्लॉय कर सकते हो। फिर आप आते हैं बेस थ्योरम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आप डीप लर्निंग पर आ जाएंगे। अच्छा, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक स्पेशलाइज्ड कह सकते हैं एक पार्ट है, ठीक है, एक सब डोमेन है। तो सबसे पहले AI है, AI के बाद मशीन लर्निंग उसके अंदर पार्ट आता है, मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग उसका एक पार्ट है, ठीक है। डीप लर्निंग में आप यूज़ करते हो न्यूरल नेटवर्क्स को, ठीक है, जो कि जिनकी फंक्शनैलिटी कह सकते हो मिमिक करती है ह्यूमन ब्रेन्स से इंस्पायर होकर इन्हें बनाया गया न्यूरल नेटवर्क्स को, लेकिन ये इंस्पायर होकर बनाया गया था। इनिशियल लेवल पर ह्यूमन ब्रेन्स को इससे इंस्पायर होकर कराया गया था, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जिस तरह से रिसर्च होती रही तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि नहीं भाई, इंसानी दिमाग बहुत डिफरेंट तरीके काम करता है और मशीन्स बहुत डिफरेंट तरीके काम करती हैं। तो इस वजह से आज के जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो इंसानी दिमाग से बहुत अलग तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एल्गोरिथमिकली बहुत अलग हैं, लेकिन इंस्पिरेशन की वजह से इनका नाम न्यूरल नेटवर्क्स है। और इनमें आज भी जो लेयर्स होती हैं उस पर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, फिर आप टेंसरफ्लो को पढ़ेंगे। टेंसरफ्लो गूगल की जानिब से एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा गया है एआई वालों के लिए, हम इसे देखेंगे। फिर हम पायटॉर्च को देखेंगे। पायटॉर्च फेसबुक वालों की तरफ से एक फ्रेमवर्क है, वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। टेंसरफ्लो प्रोडक्शन लेवल है, ठीक है, ये इंडस्ट्री में डिप्लॉय हुआ है, इसका वाइडली यूज्ड होता है टेंसरफ्लो। पायटॉर्च रिसर्च ओरिएंटेड है, ये रिसर्च में ज़्यादा यूज़ होता है, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि टेंसरफ्लो कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेरे नज़दीक हाई लेवल है, ठीक है। जो हाई लेवल से मुराद ये है कि आप इसमें कम लाइनें लिखकर वही काम कर सकते हैं। पायटॉर्च का स्ट्रक्चर जो है, ये पायटॉर्च बेसिकली एक फ्रेमवर्क है एआई का, टॉर्च उससे इंस्पायर होकर बनाया गया है पाइथन का, यूजिंग पाइथन। तो पायटॉर्च में क्या है कि पायटॉर्च काइंडा लो लेवल है, ठीक है। जो काम एक मशहूर है ज़माना कोड है कि जो काम कैरस में 4 लाइन्स में हो जाता है, वही काम पायटॉर्च में 32 लाइनों में होता है। लेकिन हर एक की इम्पॉर्टेंस है। टेंसरफ्लो की जहाँ इम्पॉर्टेंस ये है कि इससे काम हो जाता है और डिप्लॉयबल है, प्रोडक्शन लेवल है, फिर इजीली हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पायटॉर्च। लेकिन पायटॉर्च के अपनी फ़ायदे ये हैं कि पायटॉर्च में आपके लिए डीबग करना आसान होता है, आपके लिए एक्सप्लेन करना आसान होता है। जितना कोड डिटेल होगा, आप उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे समझ सकेंगे, ठीक है। आपके पास कंट्रोल ज़्यादा रहेगा, ठीक हो गया। फिर आप CNN को देखेंगे, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को, RNN को देखेंगे, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को, ठीक है। न्यूरल स्टाइल ट्रांसफ़र को हम देखेंगे, ECG एनॉमली डिटेक्शन, ये एक तरह का कह लें प्रोजेक्ट होगा हमारा, ठीक। फिर आप देखेंगे इन दी एंड ऑपरेशन साइड को, अच्छा, जिसमें हम गिट वर्जन कंट्रोल और इंट्रो टू गिटहब देखेंगे। अच्छा, ये जो कोर्स मैंने यहाँ पर अभी क्यूरिकुलम आपके सामने डिस्कस करा है, ये ज़रूरी नहीं है जिस तरह लिखा हुआ है इसी तरह फॉलो हो, ठीक। मिसाल के तौर पर मेरी कोशिश ये होगी कि आज ही के दिन में आपको गिटहब के बारे में भी एक रफ़ एस्टिमेट दे दिया जाए, ठीक है, किस तरह होता है। बाकी हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर आप इंट्रोडक्शन टू लिनक्स देखेंगे। लिनक्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत है भाई, हम तो एआई वाले लोग हैं, हमारा लिनक्स से क्या ताल्लुक़। तो लिनक्स की इम्पॉर्टेंस ये है कि इस दुनिया में ऑलमोस्ट एक रफ़ एस्टिमेट के मुताबिक जो 93 to 97% जो वेब सर्वर्स इस वक्त जो वेबसाइट्स रन कर रही हैं इंटरनेट पर, उनके सर्वर्स लिनक्स पर डिप्लॉय हुए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अगर एप्लीकेशंस जो बना रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो एप्लीकेशंस लिनक्स पर ही डिप्लॉय होंगी, ठीक। मैं भी इस वक्त जो अभी यूज़ कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ये भी लिनक्स ही है, ठीक है। ये लिनक्स का मोस्ट यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है उबंटू, ठीक है, एक फ्लेवर है जो कि डेबियन बेस्ड है। डेबियन एक लिनक्स की टाइप होती है। अच्छा जी, फिर लिनक्स के बाद हम देखेंगे इंट्रो टू डॉकर, कि डॉकर क्या है। डॉकर एक रेवोल्यूशनरी कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। डॉकर एक कंपनी का नाम है जिसने डॉकर सोल्यूशन प्रोवाइड करा था। अच्छा जी, तो ये क्या करता है, ये हमें डॉकर कंटेनर्स में हेल्प करता है बनाने में। और कंटेनराइजेशन से फ़ायदा ये होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करने लगें तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 15 मिनट से आधे घंटे तक एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में लग जाता है। तो वो काम ये बहुत हद तक रिमूव कर देता है। क्यों? क्योंकि आप विद इन सेकेंड्स एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम स्पिन अप कर सकते हैं, एक कंटेनर, और आप विद इन सेकेंड्स उसी कंटेनर को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मसला नहीं पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन की टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। और आजकल माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर बहुत फॉलो हो रहा है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, तो उसमें भी डॉकर कंटेनर्स का बहुत ही कलीदी किरदार है। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप बहुत सारी एक एप्लीकेशन को बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में, सर्विसेज में डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए माइक्रो सर्विसेज कहा गया। और उन माइक्रो सर्विसेज को कंटेनर्स पर रन कर रहे होते हैं और आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, एक पज़ल की तरह। कि पज़ल के अलग अलग टुकड़ों को देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसी पज़ल के टुकड़ों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो एक मोज़ेक बन जाता है। फिर हम क्यूबरनेटीज़ को भी एक इंट्रोडक्शन लेवल का हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो क्यूबरनेटीज़ के भी हम एक इंट्रो लेंगे। क्यूबरनेटीज़ क्या है? क्यूबरनेटीज़ स्केलेबल एप्लीकेशंस को बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार निभा रहा है इस वक्त। ये भी गूगल की तरफ से इंट्रोड्यूस कराया गया है। एक गिफ्ट है CNCF को,
क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन एक इदारा है जो कि ओपन सोर्स के ऊपर काम कर रहा है, तो उसे गिफ्ट करा है गूगल ने क्यूबरनेटीज़। तो क्यूबरनेटीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि क्यूबरनेटीज़ आप लोगों को हेल्प करता है ऑटोमेट करने में सेल्फ हीलिंग को, कंटेनर्स की ऑटो स्केलिंग को, कंटेनर्स की। ठीक, तो हम क्यूबरनेटीज़ का भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक जनरल ओवरव्यू ले लेंगे। तो ये एक आप लोगों का क्यूरिकुलम है, ठीक है, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 6 महीने के अरसे में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी दुआ है इंशाअल्लाह ये कवर भी हो जाएगा, और उम्मीद है कि इस कोर्स को कवर करने के बाद जब आप लोग इंशाल्लाह मार्केट में जाएंगे तो आप लोगों को अपने ऊपर, अपने स्किल्स पे इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप कहीं पर भी अपनी सीवी देते वक्त घबराएंगे नहीं। ठीक है, आप एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। आप बहुत दफ़ा काबिल होते हैं लेकिन आप अपॉर्चुनिटीज़ को लेने से डरते हैं, क्योंकि आप लोगों को अपनी ज़ात में ये फ़ील हो रहा होता है, हम सबको ये तकरीबन सारे लोग ही फील करते हैं कि अक्सर औक़ात कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर ये ज़रूर आता है कि हमें लग रहा होता है कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई कर सकेंगे। तो इसको ख़त्म करने का मेरे पास जो सबसे अच्छा हल है वो यही है। मैंने अपनी एक्सपीरियंस की बिना पे जो देखा, आप अपने आप को अपने काम में इतना मास्टर कर लें, आपके पास ऐसी मास्टरी होनी चाहिए कि आप लोगों को फिर ये कभी आप लोगों के पास जहन में ये गुमा भी ना आए कि हम काबिल नहीं हैं। ठीक हो गया, बाकी रिस्क अल्लाह के हाथ में। तो इंशाअल्लाह अगर आप काबिल होंगे तो अल्लाह कभी किसी की मेहनत कराएगा नहीं करता, तो आप लोगों के लिए भी इंशाअल्लाह आसानियाँ होंगी। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं हमारे टूल्स की जानिब कि हम कौन से टूल्स को फॉलो करने वाले हैं। ठीक, तो अगर आप टूल्स के ऊपर देखें तो यहाँ पर ये मैंने गाइड छोटी सी बना रखी है कि हाउ टू इंस्टॉल एनाकोंडा ऑन विंडोज़। ठीक है, मैं इस वक्त लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, आप लोगों के जो लेक्चर्स होंगे वो विंडोज़ पर भी होंगे, लिनक्स पर भी होंगे। हम प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक चूँकि विंडोज़ यूज़र्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस वजह से मैंने इस पर एक बेसिक सी गाइड बना दी है। लेकिन अगर आप मैक यूज़ करते हैं या आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो भी आप लोगों के लिए इंस्टॉल करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। ठीक है, इसमें यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि ये जो लिंक है इस पर अगर आप जाएंगे तो आप anaconda.org के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर इसके पूरे स्टेप्स भी मैंने मेंशन करे हुए हैं कि आपने क्या करना है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। बराए मेहरबानी 2.7 को आप नहीं यूज़ करिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने कोशिश करना है आप 3 की रेंज में रहें। उसका रीज़न ये है कि अब 2 को सपोर्ट नहीं करा जाता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जब 2 को सपोर्ट नहीं करते, पाइथन को। तो इस वजह से हम पाइथन 3 को सपोर्ट करेंगे, जो कि जनरली एप्लीकेशन सपोर्ट करती हैं अब। ठीक, फिर इस तरह आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपने ये एक वेबसाइट है, ठीक हो गया, यहाँ से आप एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, आप सॉल्यूशंस पे जाएं तो आपको इसके यूज़ केसेस वगैरह मिल जाएंगे। आप प्रोडक्ट्स पे जाएं, आपको यहाँ पे बहुत सारे एडिशंस मिल जाएंगे। आपने इसे इंडिविजुअल एडिशन भी आप ले सकते हैं, वरना सिंपल एज दैट आप इस पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा। यहाँ पे डाउनलोड एनाकोंडा इंस्टॉलर्स आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एनाकोंडा के इंस्टॉलर्स। ये आप लोगों को प्लेटफॉर्म बता दिए हैं यहाँ पर कि आप विंडोज़ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक ओएस पे भी कर सकते हैं, लिनक्स पे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलत होगी। अच्छा जी, आप लोगों का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हैं वो 32 बिट है। ठीक, अब आप एआई का कोर्स कर रहे हैं तो आप लोगों से इतनी उम्मीद है कि होपफुली आपको ये पता होगा कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करा जाता है। तो अगर आप लोगों का 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बराए मेहरबानी उसको रिमूव कर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का रीज़न ये है कि आगे चल के जब हम टूल्स को यूज़ करेंगे तो बहुत सारे टूल्स जो हैं वो सिर्फ 64 बिट को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये हो गया। अब आपने क्या करा, विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स की इंस्टॉलेशन आप
जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करे आपने उसे इंस्टॉल कर लेना है। जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आप फिर आराम से इसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक, तो कोशिश करें आप इसे इंस्टॉल कर लें। ये इंस्टॉलेशन गाइड आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें सारे स्टेप्स मेंशन हैं, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू हो तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जब आप लोग ये इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर हम शुरू करेंगे हमारे अगले वाले कोर्स में, जो अगले कोर्स की वीडियो होगी। अच्छा, अगली वीडियो में मेरी ये कोशिश होगी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ काम से शुरू करें जो हमारा कोर्स रिलेटेड काम है। ठीक है, हम इंस्टॉलेशंस में हमारा वक्त ज़ाया ना करें। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था, कोर्स का इंट्रोडक्शन था, मेरा इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। और अशफाक अहमद साहब की एक दुआ है, जाते जाते मैं ये हमेशा ये दुआ नमाज़ में करना पसंद करता हूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ, कि अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों में आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। आमीन। ठीक, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे अगली लेक्चर वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।